अध्याय 14। वे ही असली विजय थीं। हमने सोचा था कि हमारे पीछा करने वाले एपमेन हमारी झाड़ी की छिपने की जगह से अनजान थे, लेकिन हमें जल्द ही अपनी गलती का पता चलने वाला था। जंगल में कोई आवाज नहीं थी, पेड़ों पर एक पत्ता नहीं हिला और हमारे चारों ओर सब कुछ शांत था। लेकिन हमें अपने पहले अनुभव से चेतावनी लेनी चाहिए थी कि ये प्राणी कितनी चालाकी से और कितने धैर्य के साथ देख और इंतजार कर सकते हैं जब तक उनका मौका नहीं आता। जीवन में जो भी भाग्य मेरा हो, मुझे पूरा यकीन है कि उस सुबह जितना मैं था उतना मैं कभी मौत के करीब नहीं रहा। लेकिन मैं तुम्हें इसे उचित क्रम में बताऊंगा। हम सभी कल की भयानक भावनाओं और कम खाने के बाद थके हुए जागे। समरली अभी भी इतने कमजोर थे कि उनके लिए खड़े होना एक प्रयास था, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति एक प्रकार के अक्खड़ साहस से भरा था जो कभी हार नहीं मानता था। एक परामर्श हुआ और यह तय किया गया कि हम 1-2 घंटे जहां थे वहां चुपचाप प्रतीक्षा करें, अपना बहुत जरूरी नाश्ता करें और फिर पठार के पार और केंद्रीय झील के चारों ओर उन गुफाओं तक अपना रास्ता बनाए जहां मेरे अवलोकनों ने दिखाया था कि इंडियंस रहते थे। हम इस बात पर निर्भर थे कि जिन्हें हमने बचाया था उनके अच्छे शब्दों पर भरोसा करके उनके साथियों से गर्म स्वागत मिलेगा। फिर हमारा मिशन पूरा होने पर और मेपल व्हाइट लैंड के रहस्यों का अधिक ज्ञान रखते हुए हम अपने भागने और वापसी की महत्वपूर्ण समस्या पर अपने सारे विचार मोड़ेंगे। यहाँ तक कि चैलेंजर भी यह मानने को तैयार थे कि हमने तब तक वह सब कर लिया होगा जिसके लिए हम आए थे, और कि तब से हमारा पहला कर्तव्य उन अद्भुत खोजों को सभ्यता में वापस ले जाना था जो हमने की थीं। हम अब उन इंडियंस को अधिक इत्मीनान से देख सकते थे जिन्हें हमने बचाया था। वे छोटे, मजबूत, सक्रिय और सुगठित पुरुष थे जिनके लंबे काले बाल एक चमड़े की डोरी से पीछे उनके सिरों पर एक गुच्छे में बंधे थे और चमड़े की ही उनकी लॉन क्लोथ्स थीं। उनके चेहरे बाल रहित, अच्छी तरह से बने और हंसमुख थे। उनके कानों की लोलकें, जो फटी और खूनी लटक रही थीं, दिखाती थीं कि उन्हें कुछ आभूषणों के लिए छेदा गया था जिन्हें उनके कैदी करने वालों ने निकाल लिया था। उनकी भाषा हमारे लिए अबोधगम्य होने के बावजूद आपस में धारा प्रवाह थी, और जैसे उन्होंने एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए अक्काला शब्द कई बार कहा, हमने अनुमान लगाया कि यह उस राष्ट्र का नाम था। कभी कभी डर और घृणा से विकृत चेहरों के साथ उन्होंने अपने मुट्ठी बंद हाथों को आसपास के जंगलों की ओर हिलाया और चिल्लाए, डोडा डोडा, जो निश्चित रूप से उनके शत्रुओं के लिए उनका शब्द था। इनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, चैलेंजर? लॉर्ड जॉन ने पूछा। एक बात मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है, और वह यह है कि जिस छोटे आदमी का माथा आगे से मुंडा हुआ है वह उनमें एक सरदार है। यह वास्तव में स्पष्ट था कि यह व्यक्ति दूसरों से अलग था, और वे कभी भी गहरे सम्मान के हर संकेत के बिना उसे संबोधित करने का साहस नहीं करते थे। वह उन सभी में सबसे युवा लगता था, और फिर भी उसका मनोबल इतना गर्वीला और ऊंचा था कि चैलेंजर के उसके सिर पर अपना बड़ा हाथ रखने पर वह एक स्पर्ड घोड़े की तरह चौंक गया और अपनी काली आंखों की एक त्वरित चमक के साथ प्रोफेसर से और दूर चला गया। फिर अपना हाथ अपनी छाती पर रखकर और खुद को बड़ी गरिमा के साथ संभालते हुए उसने मरटास शब्द कई बार कहा। प्रोफेसर ने अप्रभावित होकर निकटतम इंडियन को कंधे से पकड़ा और उस पर व्याख्यान देने लगे जैसे कि वह एक क्लासरूम में एक पॉटेड स्पेसिमेन हो। इन लोगों का प्रकार, उन्होंने अपने गूंजते अंदाज में कहा, चाहे क्रेनियल कैपेसिटी, फेशियल एंगल या किसी अन्य परीक्षण से आंका जाए, इसे निम्न नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत हमें इसे कई साउथ अमेरिकन जनजातियों से जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूँ काफी ऊंचे स्थान पर रखना होगा। किसी भी संभावित अनुमान पर हम इस जगह में ऐसी जाति के विकास की व्याख्या नहीं कर सकते। उस मामले के लिए इन एपमेन और उन आदिम जानवरों के बीच इतना बड़ा अंतर है जो इस पठार पर बचे हैं,
कि यह सोचना अस्वीकार्य है कि वे जहां हम उन्हें पाते हैं वहीं विकसित हो सकते थे। तो भला वे कहां से टपक पड़े? लॉर्ड जॉन ने पूछा। एक ऐसा प्रश्न जो निस्संदेह यूरोप और अमेरिका की हर वैज्ञानिक संस्था में उत्साह से चर्चा की जाएगी, प्रोफेसर ने उत्तर दिया। इस विषय पर मेरी अपनी पढ़ाई जो जितनी है उतनी, उन्होंने उन शब्दों पर अपनी छाती बहुत फुलाई और अहंकार से चारों ओर देखा, यह है कि इस देश की विशेष परिस्थितियों में विकास वर्टब्रेट चरण तक आगे बढ़ा, पुराने प्रकार बचे और नए प्रकारों के साथ रहते हुए आगे बढ़े। इस तरह हम टेपियर जैसे आधुनिक प्राणियों को एक ऐसा जानवर जिसकी काफी सम्मानजनक वंशावली है, महान हिरण और एंटीटर को जुरासिक प्रकार के सरीसृप रूपों के साथ पाते हैं। इतना स्पष्ट है। और अब आते हैं एपमेन और इंडियन। वैज्ञानिक मन उनकी उपस्थिति के बारे में क्या सोचे? मैं इसे केवल बाहर से एक आक्रमण द्वारा समझा सकता हूं। यह संभावित है कि साउथ अमेरिका में एक एंथ्रोपॉइड एप अस्तित्व में था जो पिछले युगों में इस जगह अपना रास्ता खोजता था, और वह उन प्राणियों में विकसित हुआ जिन्हें हमने देखा है, जिनमें से कुछ यहाँ उन्होंने मेरी ओर ध्यान से देखा, रूप और आकार के थे जो, यदि यह संगत बुद्धि के साथ होता तो मैं बिना झिझक के कहूँगा, किसी भी जीवित जाति पर श्रेय का काम करता। इंडियंस के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं कि वे नीचे से अधिक हाल के आप्रवासी हैं। अकाल या विजय के दबाव में उन्होंने यहाँ अपना रास्ता बनाया। उन भयंकर प्राणियों का सामना करते हुए जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, उन्होंने उन गुफाओं में आश्रय लिया जिनका हमारे युवा मित्र ने वर्णन किया है, लेकिन उन्हें निस्संदेह जंगली जानवरों के खिलाफ और विशेष रूप से एपमेन के खिलाफ जो उन्हें घुसपैठिए मानते थे और उन पर बिना किसी दया के युद्ध करते थे, एक चालाकी के साथ जो बड़े जानवरों में नहीं होती, अपनी जगह बनाए रखने के लिए कड़वा संघर्ष करना पड़ा होगा। इसीलिए उनकी संख्या सीमित प्रतीत होती है। खैर सज्जनों, क्या मैंने तुम्हें पहेली सही से पढ़ी है या कोई ऐसा बिंदु है जिस पर तुम सवाल उठाना चाहोगे? प्रोफेसर समरली एक बार के लिए बहस करने के लिए बहुत उदास था, हालांकि उन्होंने सामान्य असहमति के संकेत के रूप में अपना सिर जोर से हिलाया। लॉर्ड जॉन ने बस अपने विरल बालों को इस टिप्पणी के साथ खरोंचा कि वे एक ही वजन या वर्ग में नहीं थे, इसलिए वे लड़ाई नहीं कर सकते। अपनी तरफ से मैंने चीजों को कड़ाई से व्यावहारिक और व्यावहारिक स्तर पर लाने की अपनी सामान्य भूमिका निभाई इस टिप्पणी के साथ कि इंडियंस में से एक गायब था। वह पानी लाने गया है, लॉर्ड रॉक्सटन ने कहा। हमने उसे एक खाली बीफ टेन से तैयार किया और वह चला गया। पुराने शिविर में? मैंने पूछा। नहीं, नाले के पास। यह वहां पेड़ों के बीच है। यह 200 गज से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन बेचारा निश्चित रूप से अपना समय ले रहा है। मैं उसे देखने जाऊंगा, मैंने कहा। मैंने अपनी राइफल उठाई और नाले की दिशा में टहलने लगा, अपने मित्रों को कम नाश्ते की व्यवस्था करने के लिए छोड़कर। तुम्हें यह जल्दबाजी लग सकती है कि इतनी कम दूरी के लिए भी मैं अपने मित्रतापूर्ण झुरमुट की आश्रय छोड़ूं, लेकिन तुम्हें याद होगा कि हम एप टाउन से कई मील दूर थे, कि जहां तक हम जानते थे प्राणियों ने हमारी शरण नहीं खोजी थी, और कि किसी भी मामले में हाथ में राइफल के साथ मुझे उनका कोई डर नहीं था। मुझे अभी तक उनकी चालाकी या उनकी ताकत का पता नहीं था। मैं कहीं आगे अपने नाले की बड़बड़ाहट सुन सकता था, लेकिन मेरे और उसके बीच पेड़ों और झाड़ियों का एक उलझन था। मैं इसके माध्यम से एक ऐसे स्थान पर अपना रास्ता बना रहा था जो मेरे साथियों की दृष्टि से बाहर था, जब एक पेड़ के नीचे मैंने झाड़ियों के बीच लाल कुछ दबा हुआ देखा। जैसे ही मैं इसके पास आया, मैं हैरान रह गया कि यह लापता इंडियन का मृत शरीर था। वह अपने पार्श्व में पड़ा था, उसके अंग मुड़े हुए थे और उसका सिर इतने अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था कि वह सीधे अपने कंधे के ऊपर से देखता लग रहा था।
मैंने अपने मित्रों को चेतावनी देने के लिए एक चीख मारी कि कुछ गड़बड़ है, और आगे दौड़कर शरीर के ऊपर झुका। निश्चित रूप से मेरा संरक्षक देवदूत उस समय मेरे बहुत करीब था, क्योंकि डर की किसी प्रवृत्ति ने या शायद पत्तियों की कोई हल्की सरसराहट ने मुझे ऊपर देखने पर मजबूर किया। मेरे सिर के ऊपर से लटकती घनी हरी पत्तियों से रेशेदार बालों से ढकी दो लंबी मांसल भुजाएं धीरे धीरे उतर रही थीं। एक पल और वे बड़े चोरी चोरी पंजे मेरे गले के चारों ओर होते। मैं पीछे उछला, लेकिन जितना तेज मैं था, वे हाथ और भी तेज थे। मेरे अचानक उछलने से उन्होंने एक घातक पकड़ चुकी, लेकिन उनमें से एक ने मेरी गर्दन के पीछे और दूसरे ने मेरा चेहरा पकड़ लिया। मैंने अपने गले की रक्षा के लिए हाथ ऊपर किए, और अगले पल बड़े पंजे ने मेरे चेहरे से फिसलकर उन पर कसकर पकड़ ली। मुझे जमीन से हल्के से उठाया गया, और मैंने एक असहनीय दबाव महसूस किया जो मेरे सिर को पीछे और पीछे धकेल रहा था, जब तक कि सर्वाइकल स्पाइन पर तनाव उससे अधिक नहीं था जो मैं सह सकता था। मेरे होश उड़ गए, लेकिन मैंने अभी भी हाथ खींचा और उसे अपनी ठुड्डी से बाहर धकेला। ऊपर देखते हुए मैंने एक भयावह चेहरा देखा जिसकी ठंडी अडिग हल्की नीली आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। उन भयानक आंखों में कुछ सम्मोहक था। मैं और संघर्ष नहीं कर सकता था। जैसे ही प्राणी ने मुझे अपनी पकड़ में ढीला पड़ते महसूस किया, एक पल के लिए प्रत्येक तरफ उस घिनौने मुंह के किनारों पर दो सफेद नुकीले दांत चमके, और मेरी ठुड्डी पर पकड़ और भी कस गई, इसे हमेशा ऊपर और पीछे धकेलती हुई। मेरी आंखों के सामने एक पतला अंडाकार रंगीन धुंध बन गई, और मेरे कानों में छोटी चांदी की घंटियां बजने लगीं। मंद और दूर मुझे राइफल की आवाज सुनाई दी, और मुझे कमजोर रूप से उस झटके का एहसास हुआ जब मुझे जमीन पर गिरा दिया गया, जहां मैं बिना होश या हलचल के पड़ा रहा। मैं यह पाकर जागा कि मैं झुरमुट के भीतर अपने आश्रय में घास पर पीठ के बल पड़ा हूं। किसी ने नाले से पानी लाया था, और लॉर्ड जॉन मेरे सिर पर उससे छिड़क रहे थे, जबकि चैलेंजर और सम्मरली मुझे थामे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता थी। एक पल के लिए मुझे उनके वैज्ञानिक मुखौटों के पीछे मानवीय आत्माओं की एक झलक मिली। यह वास्तव में किसी चोट के बजाय सदमा था जिसने मुझे प्रस्त्र किया था, और आधे घंटे में दर्द भरे सिर और कड़ी गर्दन के बावजूद मैं बैठा था और किसी भी चीज के लिए तैयार था। लेकिन तुम्हें अपने जीवन की भाग निकलने का मौका मिला है, यंग फेलाह माय लैड, लॉर्ड रॉक्स्टन ने कहा। जब मैंने तुम्हारी चीख सुनी और आगे दौड़ा और देखा कि तुम्हारा सिर आधा टूटा हुआ है और तुम्हारे स्टोवर्सर्स हवा में लात मार रहे हैं, तो मुझे लगा हम एक कम हो गए। मैंने अपनी घबराहट में उस जानवर को चूक गया, लेकिन उसने तुम्हें सब ठीक छोड़ दिया और बिजली की तरह चला गया। जॉर्ज, काश मेरे पास राइफलों के साथ 50 आदमी होते। मैं उन सभी नरकीय गिरोह को साफ करता और इस देश को जितना हमने पाया था उससे थोड़ा साफ छोड़ता। यह अब स्पष्ट था कि एकमैन ने किसी तरह से हम पर ध्यान दिया था और हम हर तरफ से देखे जा रहे थे। दिन के दौरान हमें उनसे इतना डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे रात में हम पर टूट पड़ने की बहुत संभावना रखते थे, इसलिए हम जितनी जल्दी उनके पड़ोस से दूर हो जाएं उतना बेहतर था। हमारे तीन तरफ पूर्ण जंगल था और वहां हम खुद को एक घात में पा सकते थे, लेकिन चौथी तरफ जो झील की दिशा में ढलती थी केवल कम झाड़ियां थीं, बिखरे हुए पेड़ों और कभी कभी खुली घास के साथ। यह वास्तव में वही रास्ता था जो मैंने खुद अपनी एकाकी यात्रा में लिया था, और यह हमें सीधे इंडियन गुफाओं की ओर ले जाता था। इसलिए यह हर कारण से हमारा रास्ता होना चाहिए था। हमें एक बड़ा पछतावा था, और वह था अपने पुराने शिविर को पीछे छोड़ना, न केवल वहां बचे सामान के लिए बल्कि और भी अधिक, क्योंकि हम जंबो से, बाहरी दुनिया से हमारी कड़ी से संपर्क खो रहे थे।
हालांकि हमारे पास कार्ट्रिजेस का उचित आपूर्ति और हमारी सभी बंदूकें थीं, इसलिए कम से कम कुछ समय के लिए हम खुद का ख्याल रख सकते थे और हमें जल्द ही अपने नीग्रो के साथ वापस लौटने और हमारे संचार को पुनः स्थापित करने का मौका मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने वफादारी से वादा किया था कि वे जहां थे वहां रहेंगे और हमें कोई संदेह नहीं था कि वे अपने शब्द पर खरे उतरेंगे। दोपहर के शुरुआत में हमने अपनी यात्रा शुरू की। युवा सरदार हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे आगे चला, लेकिन अपमान से कोई बोझ उठाने से मना कर दिया। उसके पीछे 2 जीवित इंडियंस हमारी कम सामग्री अपनी पीठ पर लेकर आए। हम 4 सफेद पुरुष राइफलें लोड और तैयार करके पीछे चले। जैसे ही हम शुरू हुए, हमारे पीछे घने शांत जंगलों से एपमैन की एक अचानक बड़ी उल्यूलेशन फूट पड़ी, जो हमारे जाने पर जीत की चीख या हमारी उड़ान पर उपहास हो सकती थी। पीछे मुड़कर हमने केवल पेड़ों की घनी पर्दा देखी, लेकिन उस लंबी खींची गई चीख ने हमें बताया कि हमारे शत्रुओं में से कितने उनके बीच छिपे थे। हमें पीछा का कोई निशान नहीं दिखा, हालांकि, और जल्द ही हम अधिक खुले देश में पहुंच गए और उनकी शक्ति से परे थे। जैसे ही मैं चलता रहा, चारों में सबसे पीछे, मैं अपने 3 साथियों के रूपरंग पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जो मेरे सामने थे। क्या यही वह विलासी लॉर्ड जॉन रॉक्सटन थे जो उस शाम अल्बानी में अपनी पर्शियन गलीचों और चित्रों के बीच रंगीन रोशनी की गुलाबी आभा में बैठे थे? और क्या यही वह प्रभावशाली प्रोफेसर थे जो एनमोर पार्क में अपने भव्य अध्ययन में विशाल डेस्क के पीछे फूल गए थे? और अंत में क्या यही वह कठोर और सुव्यवस्थित आकृति हो सकती थी जो जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट की बैठक के सामने उठी थी? सरी लेन में जिन 3 ट्रैम्प्स से मिला जा सकता था वे भी इतने निराश और जर्जर नहीं दिखते। यह सच है, पठार के ऊपर केवल 1 सप्ताह या इतने ही थे, लेकिन हमारी सारी अतिरिक्त पोशाक नीचे हमारे शिविर में थी और 1 सप्ताह हम सब पर कठोर रहा था, हालांकि मुझ पर सबसे कम, जिसे एपमैन की हैंडलिंग नहीं झेलनी पड़ी थी। मेरे तीनों मित्रों ने अपनी टोपियां खो दी थीं और अब उनके सिरों के चारों ओर रुमाल बांध लिए थे। उनके कपड़े उनके चारों ओर रिबन में लटक रहे थे और उनके बिना दाढ़ी के गंदे चेहरे मुश्किल से पहचाने जाने वाले थे। समरली और चैलेंजर दोनों लंगड़ाते हुए चल रहे थे, जबकि मैं अभी भी सुबह के झटके के बाद कमजोरी से घसीटते हुए चल रहा था और मेरी गर्दन उस हत्यारी पकड़ से जो उसे थामे थी एक तख्ते की तरह कड़ी थी। हम वास्तव में एक दयनीय दल थे और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि हमारे इंडियन साथी कभी कभी अपने चेहरों पर भय और आश्चर्य के साथ हमारी ओर पीछे देखते थे। देर दोपहर में हम झील के हाशिए पर पहुंचे और जैसे ही हम झाड़ियों से निकले और हमारे सामने पानी की चादर फैली देखी, हमारे मूल मित्रों ने खुशी की एक तीखी चीख उठाई और उत्सुकता से अपने सामने इशारा किया। यह वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था जो हमारे सामने था। कांच जैसी सतह पर डोंगियों का एक बड़ा बेड़ा सीधे उस किनारे की ओर आ रहा था जहां हम खड़े थे। जब हमने पहली बार उन्हें देखा तो वे कुछ मील दूर थे, लेकिन वे बड़ी तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही इतने पास थे कि नावियों ने हमारे व्यक्तियों को पहचान लिया। तुरंत उनमें से आनंद का एक गड़गड़ाहट भरा शोर फूट पड़ा और हमने देखा कि वे अपनी सीटों से उठे, अपने चप्पू और भाले पागलों की तरह हवा में हिलाते हुए। फिर एक बार फिर काम पर झुककर वे बीच के पानी में उड़ गए, अपनी नावों को ढलवा रेत पर उतारा और ऊपर दौड़े, युवा सरदार के सामने जोर से अभिनंदन के रोने के साथ झुकते हुए। अंत में उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसके गले और कलाई पर बड़े चमकीले कांच के मोतियों का हार और कंगन और उसके कंधों पर कुछ सुंदर चितकबरे अंबर रंग के जानवर की खाल, आगे दौड़ा और उस युवक को सबसे कोमलता से गले लगाया जिसे हमने बचाया था। फिर उसने हमारी ओर देखा और कुछ प्रश्न पूछे, जिसके बाद उसने बड़ी गरिमा के साथ आगे बढ़कर हम में से प्रत्येक को भी बारी बारी से गले लगाया।
फिर उसके आदेश पर पूरी जनजाति हमारे सामने श्रद्धा में जमीन पर लेट गई। व्यक्तिगत रूप से मैं इस विनम्र आराधना से शर्मिंदा और असहज महसूस किया, और मैंने रॉक्स्टन और समरली के चेहरों में वही भाव पढ़ा, लेकिन चैलेंजर सूरज में एक फूल की तरह खिल गए। वे अविकसित प्रकार हो सकते हैं, उन्होंने दाढ़ी सहलाते हुए और उनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन अपने श्रेष्ठों की उपस्थिति में उनका व्यवहार हमारे कुछ अधिक उन्नत यूरोपियंस के लिए एक सबक हो सकता है। कितना अजीब है कि प्राकृतिक मनुष्य की प्रवृत्तियां कितनी सही हैं। यह स्पष्ट था कि मूल निवासी युद्धपथ पर आए थे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना भाला, हड्डी से नुकीला एक लंबा बांस, अपना धनुष और बाण और किसी प्रकार का क्लब या पत्थर की युद्ध कुल्हाड़ी अपनी बगल में लटकाए था। जंगलों की ओर उनकी काली, क्रोधित दृष्टि जिनसे हम आए थे, और डोडा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ने यह स्पष्ट किया कि यह एक बचाव दल था जो बूढ़े सरदार के बेटे को बचाने या बदला लेने निकला था, क्योंकि हमने अनुमान लगाया कि वह युवक ऐसा ही था। अब पूरी जनजाति एक वृत्त में बैठकर परामर्श हुई, जबकि हम पास में बासाल्ट की एक शिला पर बैठकर उनकी कार्यवाही देखते रहे। 2-3 योद्धाओं ने बोला, और अंत में हमारे युवा मित्र ने इतने वाचाल चेहरे के भावों और हाव भाव के साथ एक उत्साहपूर्ण भाषण दिया कि हम इसे उतनी ही स्पष्टता से समझ सकते थे जैसे हम उसकी भाषा जानते हों। वापस लौटने का क्या फायदा, उसने कहा। देरसबेर यह काम होना ही है। तुम्हारे साथियों की हत्या हुई है। क्या हुआ यदि मैं सुरक्षित वापस आ गया? इन दूसरों को मौत के घाट उतारा गया है। हम में से किसी के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। हम अभी इकट्ठे हुए हैं और तैयार हैं। फिर उसने हमारी ओर इशारा किया। ये अजीब आदमी हमारे मित्र हैं। वे महान योद्धा हैं, और वे एपमेन से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी हम करते हैं। वे यहाँ, उसने आकाश की ओर इशारा किया, गर्जन और बिजली पर हुक्म करते हैं। ऐसा मौका हमें कब मिलेगा? आगे चलो, और या तो अभी मरो या भविष्य के लिए सुरक्षा में जियो। नहीं तो हम अपनी महिलाओं के पास बिना लज्जा के कैसे वापस जाएंगे? छोटे लाल योद्धा वक्ता के शब्दों पर लटके हुए थे, और जब वह समाप्त हुआ तो वे हवा में अपने कच्चे हथियार हिलाते हुए जय जयकार के एक शोर में फट पड़े। बूढ़े सरदार ने हमारी ओर कदम बढ़ाया और हमसे कुछ प्रश्न पूछे, साथ ही जंगलों की ओर इशारा किया। लॉर्ड जॉन ने उसे संकेत किया कि उत्तर के लिए प्रतीक्षा करें, और फिर वे हमारी ओर मुड़े। खैर, यह तुम पर है कि तुम कहो तुम क्या करोगे, उन्होंने कहा। मेरी तरफ से मेरा इन बंदर लोगों के साथ एक हिसाब बाकी है, और यदि यह उन्हें पृथ्वी के चेहरे से मिटाने में समाप्त होता है तो मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी को इसकी चिंता करने की जरूरत है। मैं अपने छोटे लाल मित्रों के साथ जा रहा हूं और उन्हें लड़ाई के माध्यम से देखना चाहता हूं। तुम क्या कहते हो, यंग फेला? बेशक मैं आऊंगा। और तुम, चैलेंजर? मैं निश्चित रूप से सहयोग करूंगा। और तुम, समरली? हम इस अभियान के उद्देश्य से बहुत दूर भटक रहे प्रतीत होते हैं, लॉर्ड जॉन। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैंने बहुत कम सोचा था जब मैंने लंदन में अपनी प्रोफेशनल कुर्सी छोड़ी कि यह एंथ्रोपॉइड एप्स की एक कॉलोनी पर जंगलियों के धाबे की अगुवाई करने के लिए था। ऐसे आधार उपयोग में आते हैं, लॉर्ड जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हम इसके सामने हैं, तो निर्णय क्या है? यह एक बेहद संदिग्ध कदम लगता है, समरली ने अंत तक तर्कशील रहते हुए कहा। लेकिन यदि तुम सभी जा रहे हो तो मैं शायद ही पीछे रह सकता हूं। तो यह तय है, लॉर्ड जॉन ने कहा, और सरदार की ओर मुड़कर सिर हिलाया और अपनी राइफल थपथपाई। बूढ़े व्यक्ति ने हमारे हाथों को एक एक करके थामा, जबकि उसके आदमी पहले से अधिक जोश से चिल्लाए। उस रात आगे बढ़ना बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए इंडियंस एक कच्चे पड़ाव में बैठ गए।
चारों तरफ उनकी आगे टिमटिमाने और धुआं देने लगीं। उनमें से कुछ जो जंगल में गायब हो गए थे, वे जल्द ही एक युवा इग्वानाडॉन को आगे धकेलते हुए वापस आए। दूसरों की तरह उसके कंधे पर एस्फाल्ट का एक दाग था, और यह तभी था जब हमने एक मूल निवासी को मालिक के अंदाज से आगे बढ़कर जानवर के वध के लिए अपनी सहमति देते देखा कि हम अंत में समझे कि ये महान प्राणी पशुधन के झुंड की तरह निजी संपत्ति थे, और ये प्रतीक जो हमें इतने परेशान करते थे वे मालिक के निशान के अलावा कुछ नहीं थे। असहाय, सुस्त और शाकाहारी, बड़े अंगों लेकिन एक छोटे दिमाग के साथ उन्हें एक बच्चे द्वारा इकट्ठा और हाँका जा सकता था। कुछ ही मिनटों में विशाल जानवर को काट दिया गया था और उसके स्लैब 1 दर्जन शिविर की आगों पर लटक रहे थे, साथ ही बड़ी शल्की गैनॉइड मछलियों के साथ जो झील में भाले से पकड़ी गई थीं। सम्मरली रेत पर लेट गए थे और सो गए थे, लेकिन हम अन्य लोग पानी के किनारे घूमते रहे, इस अजीब देश के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हुए। 2 बार हमें नीली मिट्टी के गड्ढे मिले, जैसे हम टेरोडैक्टिल्स के दलदल में पहले देख चुके थे। ये पुराने ज्वालामुखी इवेंट्स थे और किसी कारण से लॉर्ड जॉन में सबसे अधिक रुचि पैदा की। चैलेंजर को दूसरी ओर एक बुदबुदाता, गुर्राता मड गाइजर आकर्षित किया, जहां कुछ अजीब गैस सतह पर बड़े फटने वाले बुलबुले बनाती थी। उन्होंने उसमें एक खोखली नली डाली और एक स्कूली लड़के की तरह प्रसन्नता से चिल्लाए जब वे जलती हुई दियासलाई से छूकर नली के दूसरे सिरे पर एक तेज विस्फोट और नीली लौ पैदा कर सके। और भी अधिक प्रसन्न हुए जब नली के सिरे पर एक चमड़े की थैली उल्टा रखकर और इस तरह गैस से भरकर वे इसे हवा में उड़ाने में सक्षम हुए। एक ज्वलनशील गैस और एक जो वायुमंडल से स्पष्ट रूप से हल्की है। मैं बिना संदेह के कहूंगा कि इसमें फ्री हाइड्रोजन का काफी अनुपात था। GEC के संसाधन अभी समाप्त नहीं हुए हैं, मेरे युवा मित्र। मैं अभी भी तुम्हें दिखा सकता हूं कि एक महान दिमाग सभी प्रकृति को अपने उपयोग में कैसे ढालता है। वे किसी गुप्त उद्देश्य से फूल गए, लेकिन कुछ और नहीं कहा। किनारे पर जो हम देख सकते थे उसमें मुझे हमारे सामने पानी की विशाल चादर जितनी अद्भुत कोई चीज नहीं लगी। हमारी भीड़ और शोर ने सभी जीवित प्राणियों को दूर भगा दिया था, और टेरोडैक्टिल्स के 1-2 को छोड़कर जो हमारे सिरों के ऊपर ऊंचे उड़ रहे थे कैरियन की प्रतीक्षा करते हुए, शिविर के आसपास सब कुछ शांत था। लेकिन केंद्रीय झील के गुलाबी रंगे पानी पर यह अलग था। यह अजीब जीवन के साथ उबला और उफना। बड़ी स्लेट रंग की पीठें और ऊंचे दांतेदार डोर्सल फिन्स चांदी की झालर के साथ ऊपर उछले और फिर गहराई में वापस लुढ़क गए। दूर रेत के तटों पर अजीब रेंगने वाली आकृतियां, विशाल कछुए, अजीब सोरियंस और एक विशाल चपटा प्राणी जो काले चिकने चमड़े की एक मरोड़ती धड़कती चटाई की तरह था, धीरे धीरे झील की ओर फ्लॉप करते हुए पर चितकबरी थीं। यहाँ वहाँ ऊंचे सांप के सिर पानी से निकले, इसके माध्यम से तेजी से काटते हुए, सामने झाग का एक छोटा कॉलर और पीछे एक लंबा घूमता हुआ निशान के साथ सुंदर हंस जैसी अंडुलेशंस में उठते और गिरते। यह तभी था जब इन प्राणियों में से एक हमसे कुछ 100 गज के भीतर एक रेत के तट पर लहराया और लंबी सांप जैसी गर्दन के पीछे एक बैरल के आकार का शरीर और विशाल पंख प्रकट किया कि चैलेंजर और सम्मरली, जो हमारे साथ शामिल हुए थे, आश्चर्य और प्रशंसा के अपने युगल में फट पड़े। प्लेसियोसोरस, एक मीठे पानी का प्लेसियोसोरस, सम्मरली ने चिल्लाया कि मैं ऐसा दृश्य देखने के लिए जिया। हम धन्य हैं मेरे प्रिय चैलेंजर। दुनिया शुरू होने के बाद से सभी जूलॉजिस्ट्स से ऊपर रात पड़ जाने तक और हमारे जंगली सहयोगियों की आगे छाया में लाल जले जब तक हमारे दोनों विज्ञान के पुरुषों को उस आदिम झील के आकर्षणों से दूर नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि अंधेरे में भी जब हम किनारे पर लेटे थे, हम समय समय पर उनमें रहने वाले विशाल प्राणियों की खर्राहट और डुबकी सुनते थे।
भोर होने पर हमारा शिविर हरकत में था और 1 घंटे बाद हम अपने यादगार अभियान पर निकल पड़े थे। अपने सपनों में अक्सर मैंने सोचा है कि मैं एक युद्ध संवाददाता बनने के लिए जीना चाहूंगा। किस जंगली सपने में मैं उस अभियान की प्रकृति की कल्पना कर सकता था जिसे रिपोर्ट करना मेरा भाग्य होगा। तो यह रहा एक युद्ध के मैदान से मेरा पहला संदेश। रात के दौरान गुफाओं से मूल निवासियों के एक नए जत्थे से हमारी संख्या बढ़ गई थी और जब हमने अपना आगमन किया तो हम 400-500 मजबूत हो सकते थे। सामने में गुप्तचरों की एक पंक्ति निकाली गई और उनके पीछे पूरी सेना एक ठोस स्तंभ में झाड़ी देश की लंबी ढलान को तय करती रही जब तक कि हम जंगल के किनारे के पास नहीं थे। यहाँ वे भालेबाजों और धनुर्धारियों की एक लंबी बिखरी हुई पंक्ति में फैल गए। रॉक्स्टन और समरली ने दाहिने फ्लैंक पर अपनी स्थिति ली, जबकि चैलेंजर और मैं बाईं तरफ थे। यह पाषाण युग की एक सेना थी जिसके साथ हम युद्ध में जा रहे थे। हम स्ट्रीट जेम्स स्ट्रीट और द स्ट्रैंड के गनस्मिथ की कला के अंतिम शब्द के साथ। हमें अपने दुश्मन की लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जंगल के किनारे से एक जंगली कर्कश कोलाहल उठा और अचानक एपमैन का एक दल लाठियों और पत्थरों के साथ दौड़ पड़ा और इंडियन पंक्ति के केंद्र की ओर बढ़ा। यह एक वीर कदम था, लेकिन एक मूर्खतापूर्ण, क्योंकि बड़े टेढ़े पांव वाले प्राणी पैरों से धीमे थे जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बिल्लियों की तरह सक्रिय थे। फेनिल मुंह और चमकती आंखों के साथ झपटते और पकड़ते हुए उग्र जानवरों को देखना भयानक था, लेकिन हमेशा अपने चकमा देने वाले दुश्मनों को चूकते हुए, जबकि एक के बाद एक तीर उनकी खाल में घुसता गया। एक बड़ा आदमी दर्द से दहाड़ते हुए मेरे पास से गुजरा। उसकी छाती और पसलियों में 1 दर्जन दांत चुभे थे। दया से मैंने उसकी खोपड़ी में एक गोली डाली और वह एलोस के बीच पड़ा हुआ गिर गया। लेकिन यह एकमात्र गोली थी जो चलाई गई, क्योंकि हमला पंक्ति के केंद्र पर था और वहां इंडियंस को इसे रोकने में हमारी किसी सहायता की जरूरत नहीं थी। एपमैन में से जो भी खुले में दौड़ा था, मुझे नहीं लगता कि एक भी आश्रय में वापस पहुंचा। लेकिन मामला और भी घातक था जब हम पेड़ों के बीच पहुंचे। 1 घंटे या उससे अधिक समय के लिए जंगल में प्रवेश करने के बाद एक हताश संघर्ष हुआ जिसमें कुछ समय के लिए हम मुश्किल से अपनी जमीन रख सके। झाड़ियों के बीच से उछलते हुए एपमैन ने विशाल क्लबों के साथ इंडियंस में तोड़ दिया और अक्सर भाले से मारे जाने से पहले उनमें से 3-4 को ढेर कर दिया। उनके भयानक प्रहार ने जो कुछ भी उन पर पड़ा उसे छिन्न भिन्न कर दिया। उनमें से एक ने समरली की राइफल को माचिस की लकड़ी में तोड़ दिया और अगला उनकी खोपड़ी कुचल देता यदि एक इंडियन ने उस जानवर के दिल में भाला न मारा होता। पेड़ों में ऊपर से अन्य एपमैन ने पत्थर और लकड़ी के लट्ठे नीचे फेंके, कभी कभी हमारी पंक्तियों पर शारीरिक रूप से गिरते हुए और ढेर होने तक उग्रता से लड़ते हुए। एक बार हमारे सहयोगी दबाव में टूट गए और यदि हमारी राइफलों द्वारा किए गए नुकसान के लिए नहीं होता तो वे निश्चित रूप से अपनी एड़ियां ले लेते। लेकिन उनके बूढ़े सरदार ने उन्हें बहादुरी से संभाला और इतनी दौड़ के साथ आगे बढ़े कि एपमैन बारी बारी से पीछे हटने लगे। समरली के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके अपना मैगजीन खाली कर रहा था और दूर फ्लैंक पर हम अपने साथियों की राइफलों की लगातार कड़कड़ाहट सुन सकते थे। फिर एक ही पल में घबराहट और ढहना आ गया। चीखते और चिल्लाते हुए महान प्राणी झाड़ियों से होकर सभी दिशाओं में भाग गए, जबकि हमारे सहयोगी अपने जंगली आनंद में चिल्लाए अपने उड़ते दुश्मनों के पीछे तेजी से दौड़ते। अनगिनत पीढ़ियों के सभी झगड़े, उनके संकीर्ण इतिहास की सभी नफरतें और क्रूरताएं, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की सभी यादें उस दिन शुद्ध होनी थीं। अंत में मनुष्य सर्वोच्च होने वाला था और मानवपशु को हमेशा के लिए अपनी आवंटित जगह मिलने वाली थी। चाहे वे भागने वाले सक्रिय जंगलियों से बचने के लिए बहुत धीमे थे
और हर तरफ उलझे हुए जंगलों में हम विजी चिल्लाहट, धनुषों की टनटन और एपमेन की आवाजें सुन सकते थे, जो पेड़ों में अपनी छिपने की जगहों से नीचे गिरा दिए गए। मैं दूसरों का अनुसरण कर रहा था जब मैंने पाया कि लॉर्ड जॉन और चैलेंजर हमारे साथ शामिल होने के लिए आ गए थे। यह खत्म हो गया है, लॉर्ड जॉन ने कहा। मुझे लगता है हम सफाई उनके लिए छोड़ सकते हैं। शायद हम जितना कम देखें उतना बेहतर हम सोएंगे। चैलेंजर की आंखें वध की उत्कंठा से चमक रही थीं। हमें, वे चिल्लाए, एक गेमकॉक की तरह इठलाते हुए, एक विशेषाधिकार मिला है कि हम इतिहास की विशिष्ट निर्णायक लड़ाइयों में से एक में उपस्थित रहे हैं, वे लड़ाइयां जिन्होंने दुनिया का भाग्य निर्धारित किया है। मेरे मित्रों, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे की विजय क्या है? यह अर्थहीन है। प्रत्येक एक ही परिणाम देती है। लेकिन वे उग्र लड़ाइयां, जब युगों की भोर में गुफा निवासियों ने बाघ लोगों के खिलाफ अपनी जमीन थामी, या जब हाथियों को पहली बार पता चला कि उनका एक मालिक है, वे असली विजय थीं, वे जीत जो मायने रखती हैं। इस भाग्य के अजीब मोड़ से हमने ऐसे ही एक मुकाबले को देखा और तय करने में मदद की है। अब इस पठार पर भविष्य हमेशा के लिए मनुष्य के लिए होना चाहिए। ऐसे दुखद साधनों को उचित ठहराने के लिए परिणाम में एक मजबूत विश्वास की जरूरत थी। जैसे ही हम जंगल से होकर साथ आगे बढ़े, हमने एपमेन को भालों या बाणों से छेदे हुए घने पड़े पाया। यहाँ वहाँ छोटे टूटे हुए इंडियंस का एक समूह था जो दिखाता था कि एंथ्रोपॉइड में से एक खाड़ी में मुड़ा था और अपनी जान को महंगा बेचा था। हमारे हमेशा सामने हम चिल्लाहट और दहाड़ सुनते थे जो पीछा की दिशा दिखाते थे। एपमेन को उनके शहर की ओर धकेला गया था। उन्होंने वहां आखिरी बार डट जाने की कोशिश की थी, एक बार फिर वे टूट गए थे, और अब हम सब कुछ का अंतिम भयावह दृश्य देखने के लिए समय पर थे। 80 या 100 नर अंतिम जीवित बचे उसी छोटी सफाई में धकेल दिए गए थे जो चट्टान के किनारे की ओर जाती थी। 2 दिन पहले हमारे अपने कारनामे का दृश्य। जैसे ही हम पहुंचे, भालेबाजों का एक अर्धवृत्त उन पर बंद हो गया था और 1 मिनट में यह खत्म हो गया था। 30-40 वहीं मर गए जहां वे खड़े थे। दूसरों को चीखते और पंजे मारते हुए खाई पर धकेल दिया गया और वे नीचे 600 फीट पर तीखे बांसों पर हुड़दंग मचाते हुए गए, जैसे कि पुराने समय में उनके कैदी। यह चैलेंजर के अनुसार था और मेपल व्हाइट लैंड में मनुष्य का राज हमेशा के लिए सुनिश्चित हो गया। नरों को नष्ट कर दिया गया, एप टाउन को नष्ट कर दिया गया, मादाओं और बच्चों को दास्ता में जीने के लिए भगा दिया गया और अनगिनत सदियों की लंबी प्रतिद्वंद्विता का खूनी अंत हो गया। हमारे लिए विजय ने बहुत फायदा लाया। एक बार फिर हम अपने शिविर जाने और अपने सामान तक पहुंचने में सक्षम हुए। एक बार फिर हम जंबो के साथ संचार करने में सक्षम हुए, जो चट्टान के किनारे से दूर एप्स की एक हिमस्खलन के दृश्य से भयभीत हो गए थे। चले जाओ मासास, चले जाओ, वे चिल्लाए, उनकी आंखें उनके सिर से बाहर निकल रही थीं। शैतान आपको जरूर पकड़ लेगा यदि आप ऊपर रहे। यह विवेक की आवाज है, समरली ने दृढ़ विश्वास से कहा। हमारे पास पर्याप्त साहसिक कार्य हो चुके हैं और वे न तो हमारे चरित्र के अनुरूप हैं और न ही हमारी स्थिति के। मैं तुम्हें तुम्हारे शब्द पर रखता हूं, चैलेंजर। अब से तुम अपनी सारी ऊर्जा इस भयानक देश से बाहर निकलने और एक बार फिर सभ्यता में वापस आने के लिए लगाते हो।